Good morning everyone. Good afternoon I guess. हाँ good afternoon हो गया. Good afternoon. Good afternoon, sir. हाँ जी बात आ रही है. Good. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon everyone. Okay. आज का टॉपिक हमने जो स्टार्ट करना है इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जस्ट अभी शुरू करने वाला ही हूँ मैं. इट विल टेक ओनली 30-20 seconds. ठीक है. ओके जस्ट वेट. तो देखिए हमारे पास दो तरह की वी कैन से करंट के टाइप्स होती हैं. बेसिकली दो ली जाती हैं. एक को हम बोलते हैं एसी और दूसरे को बोला जाता है डीसी. एसी एंड डीसी. ठीक है. एसी और डीसी में मेजर डिफरेंस क्या होता है. एक तो उनकी अगर हम बात करें उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके बारे में हमें पता है और डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता है. एसी एक ऐसा करंट होता है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता रहता है. वेयर एज डीसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ करंट होती है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. सो ड्यू टू दैट रीजन हम एसी को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू डीसी. अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है. इसके पीछे का रीजन ये है कि हम आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो एसी करते हैं. क्यों. क्योंकि एसी करंट की एबिलिटी है कि वो काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम उसे सेंड कर सकते हैं. उसकी जो ट्रांसमिशन है काफी दूर तक हम कर सकते हैं एसी करंट की. कितने 100 किलोमीटर हजारों किलोमीटर से भी दूर से हम एसी करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं. पर डीसी करंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. रीजन क्या होता है कि हम दूर तक करंट को क्यों नहीं भेज सकते. रीजन क्या होता है और रीजन क्या होगा कि एसी को इजीली भेज सकते हैं. पहला रीजन ये बता दें कि जब भी करंट ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर नहीं बोलूंगा, ट्रांसमिट किया जाता है या उसकी ट्रांसमिशन की जाती है, उसमें कई सारे लॉसेस होते हैं. उसमें एनर्जी का लॉस होता है. जैसे करंट का चलना उसका मतलब होता है एनर्जी का चलना. एक तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है और जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है कहने का मीनिंग ये होता है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस के फ्लो करने के दौरान रास्ते में हमें पता है कि वायर में रेजिस्टेंस आनी है और रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. दैट वी ऑल नो. तो वो हीट जो निकल रही है वायर से इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी. तो ऐसी लॉस होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं. एक टाइम आता है कि सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और आगे और ट्रांसमिशन नहीं हो सकती. डीसी में ऐसा होता है क्योंकि डीसी में वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड फिक्स है, वहां पे डायरेक्शन फिक्स्ड है. तो वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. बट एसी की एबिलिटी है कि वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड. हम जितनी मर्जी चाहे वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं एसी करंट में. हमारे घर में जो एसी करंट ही आती है, मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूं पावर सिस्टम की. शुरुआत कहां से होती है, मे भी थोड़ी सी ब्लर होगी, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दिख रही होगा. शुरुआत होती है पावर स्टेशन से, जहां पे चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, कोई भी पावर स्टेशन हो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. बट जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वो उसकी जो वोल्टेज होती है इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वोल्टेज ही मैटर करती है. वोल्टेज एक तरह की ताकत है जो ये डिसाइड करेगी कि कितनी ताकत से करंट को भेजना है. जितनी ज्यादा ताकत होगी उतनी ज्यादा दूर करंट जाएगा, जितनी कम ताकत होगी उतना कम दूर जाएगा. हम जब जनरेट करते हैं उसकी ताकत ज्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है. मे बी 100 to 200 और मैक्सिमम 300 वोल्टेज तक होती है.
बट इतनी ताकत से हम ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है एसी वोल्टेज को, वोल्टेज को चेंज कर सकता है, क्योंकि ताकत, वोल्टेज, वो ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितनी दूर तक ट्रांसमिशन होगी। वो ही एक ताकत है जो भेजती है। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो एसी के साथ ही काम कर सकते हैं, डीसी के साथ काम ही नहीं कर सकते। उसके बारे में बताएंगे क्यों, मे भी आपको पता भी। ट्रांसफार्मर की कई टाइप्स होती हैं, लेट मी शो यू इट। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं अभी आपको दिख जाएंगे तो बताना। मींस डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ऐसा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये वाला जो होता है ये अक्सर हमारे घरों के बाहर या किसी स्ट्रीट में किसी पोल पे इसको लगाया गया होता है। नॉर्मल साइज का होता है, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, ठीक ठीक होता है। इससे काफी बड़े बड़े ह्यूज साइजेस के भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। आई होप दिख रहा होगा, मैंने तो शेयर किया है बट आई एम नॉट श्योर कि विजिबल है आपको कि नहीं। एक बार मुझे बता दो, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, दिख रहा है, थैंक यू। हाँ, तो बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर ऐसा ये चीज होती है। ट्रांसफार्मर देखा आपने 100% कहीं ना कहीं देखा होगा, स्ट्रीट्स में अक्सर होता है। डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि हमारी यूसेज कितनी, हमें कितनी वैल्यू चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, और कुछ ये काफी ह्यूज साइज के होते हैं, काफी बिग साइज के होते हैं। और जो काफी बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज साइज के होते हैं, अक्सर आपको उनके ऊपर ये एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रही होगी। दिस सिलेंड्रिकल शेप ये दिखेगी। इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि इससे कुछ इसका काम नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का कूलेंट है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। बाकी मेन जो चीज है वही जो आपको नीचे दिख रही है, यही मेन चीज है ट्रांसफार्मर। ये काफी ह्यूज साइज के। तो वो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कहाँ यूज करना है। और जो घर में होते हैं, घर में तो सबके ऑलमोस्ट होते ही हैं, वो थोड़े और छोटे होते हैं, वो बिल्कुल छोटे, लाइक एक छोटा सा बॉक्स होता है वैसे होते हैं। वो छोटा, वो और छोटा ट्रांसफार्मर, बिकॉज वो एक सिंगल होम के लिए, एक सिंगल घर के लिए, सिंगल हाउस के लिए। बट ओवरऑल बाहर से शेप्स अलग हो सकती हैं, साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो अंदर मेन सेटअप है वो सेम है। दिस इज द मेन सेटअप। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर का अंदर सेटअप, जिसमें एक हमारे पास एक फ्रेम होता है। फ्रेम जैसे आपने घर में सोफा बनाना है ना, सोफे के अंदर कुशन्स होते हैं, वो सॉफ्ट सा स्पंज सा होता है काफी, बट पहले वो थोड़ी लगाते हैं, पहले एक फ्रेम बनता है। देन फ्रेम बनने के बाद उसमें जो चीजें डालनी वो डाली जाती हैं, स्प्रिंग डाले जाते हैं, कुशन डाले जाते हैं, वो अलग चीज है। उसी तरह जो मेन चीज है वो फ्रेम है। ये जो फ्रेम आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है ना, इट इज अ फ्रेम। इसका नाम भी बताएंगे आपको। शीट्स होती है बेसिकली। इन फ्रेम्स के अंदर वायर यूज की जाती है, कोई एक्स्ट्रा कोई बड़ा हाई फाई कंपोनेंट को यूज नहीं किया जाता। फ्रेम के अंदर वायर को लपेटा गया होता है। देखो आपको दो तरह की वायर दिखेगी, एक थोड़ी मोटी जो ऊपर है अंदर लपेटी गई है, एक जो पतली जो नीचे है। ये मेन है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है। एक फ्रेम और दो डिफरेंट काइंड या डिफरेंट तरीके की कॉइल्स होती है। नेचर कॉइल का में भी सेम हो सकता है, और कुछ ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो तीन इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले जानते हैं कि क्या है, क्या टाइप्स है उसकी, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं कैमरा अपना शेयर कर रहा हूँ शीट का, दिखेगा तो बता देना।
आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, सीधा सेंटर में विजिबल है। देन आई विल कंटिन्यू। ठीक है ना? नहीं, अभी नहीं आया। जी यस, इज दिस विजिबल? Yes, sir, it's visible. ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो ट्रांसफार्मर पहला ये है क्या, इसका काम क्या है? सो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज क्या है? यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका वर्क है, ये इसका काम है। यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। डीसी पे काम नहीं करेगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों। दो टाइप्स की बेसिकली यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा यूज करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। दो टाइप्स होती हैं। एक को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब नाम से यू कैन गेस स्टेप अप। तो स्टेप अप में क्या होता है? ये तब यूज किया जाता है अगर हमने क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है एसी वोल्टेज को। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? टू इंक्रीज एसी वोल्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कुछ ज्यादा वोल्टेज नहीं होती। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मे बी 100, 200 और 300 भी हो सकती है। फिर वहां पे क्या किया जाता है, जैसे ही जनरेशन होती है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट बनी जिसकी वोल्टेज 200 से 300 कुछ होती होगी, उसे ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। और कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप, जो उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर देता है टू द मिलियंस। हम बेसिकली जितनी हम चाहे उतनी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पे यूज किया जाता है एसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम जो अपने घरों में यूज करते हैं वो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होता है। उनमें डिफरेंस ये होता है वो काफी ह्यूज साइज का होता है, इसलिए ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। जो घरों में होता है वो थोड़ा छोटा होता है, बट वो भी स्टेप अप ही है। दूसरा होता है टाइप स्टेप डाउन। डाउन मतलब उसका काम क्या होगा? यूज टू डिक्रीज एसी वोल्टेज। ये डिक्रीज करेगा एसी वोल्टेज को। अब हमने डिक्रीज क्यों करनी है? देखो, हमारे घरों में जो आ रही है इट इज ओनली 220 या 200, 180 यही आती है। बट जब पावर स्टेशन से भेजा जा रहा है, मिलियंस ऑफ वोल्टेज है। तो मिलियंस वोल्टेज जब हमारे सिटी के सब स्टेशन में पहुंचती है, चाहे मिलियन ना भी हो, हजारों में हो, 50,000 वोल्टेज हो, हमें थोड़ी 50,000 चाहिए। तो हमारे जो सब स्टेशन होते हैं हर सिटी के डिफरेंट डिफरेंट, वो उस वहां पे स्टेप डाउन यूज करते हैं। जो उनके पास लाखों हजारों में वोल्टेज आ रही है उसको डिक्रीज कर देते हैं थोड़ा, फिर हमें भेज देते हैं। बट हमारे तक आते आते वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम तक आ रही 150, हमें चाहिए 180 या 200 या 220। फिर हमारे घर में फिर से हम ये यूज करते हैं स्टेप अप, जो थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं। सो ये दो टाइप की यूज होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि फिजिक्स के कौन से रूल में ये काम कर, फिजिक्स का कौन सा लॉ या फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल ये यूज कर रही है, उसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन याद दिला दूं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था? जब दो कॉइल्स एक दूसरे के पास रखी जाती थी, जब भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस होता था। याद होगा आपको, म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता था, वो फ्लक्स जब दूसरी कॉइल में एंटर
कर जाता था उसमें करंट इंड्यूस होता था। वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि डीसी क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डीसी में फ्लक्स चेंज ही नहीं होता। डीसी में वैल्यू करंट की अगर चेंज नहीं ना होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमें याद है ना ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ जो होती है क्या था ये फॉर्मूला, डी फाई बाई डी टी, याद है ना, विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव फिलहाल छोड़ो, डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। जब भी फ्लक्स का चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, बट डीसी में देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड तब चेंज होती है जब करंट चेंज हो, बट डीसी में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम नहीं करते। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये कभी भी अगर 1 मार्क का 2 मार्क्स का आ जाए कि ट्रांसफार्मर क्या डीसी में यूज हो सकते हैं, अगर हाँ, अगर ना तो बताओ क्यों नहीं यूज होते। यही उसका रीजन है, क्योंकि वो अपनी करंट चेंज नहीं करते डीसी, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं चेंज होती। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। दैट्स इट। ये रहा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक सिंपल सी एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। उसी कंस्ट्रक्शन में देखिए इसमें क्या यूज होता है। इसमें एक लैमिनेटेड कोर होता है, शीट्स होती हैं ऐसे, like this। कुछ ऐसे होती है, ठीक है। इसमें पतली पतली शीट्स, लैमिनेटेड शीट्स होती हैं। एक शीट नहीं होती, कई सारी शीट्स को जोड़ा गया होता है। अब ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एडी करंट के कॉन्सेप्ट में हमें बताया था कि हम ब्लॉक या बल्क मटेरियल क्यों नहीं लेते, क्योंकि बल्क मटेरियल में एडी करंट जनरेट हो जाता है। इसलिए हम उस बल्क मटेरियल को पतली पतली शीट्स में डिवाइड करके, काट के लैमिनेट कर देते हैं ताकि एडी करंट फ्लो ना हो। वही चीज यहाँ पे यूज की जा रही है। अब मेरा स्केल नहीं है तो लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कुछ ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। अंदर भी ऐसे आगे बेंड करके बना सकते हो, लाइक दिस। कुछ ऐसे होती है यहाँ पे, सो ऑन, ऐसे ऐसे होता है। अब ये तो बेसिकली आपको बता दिया कि यहाँ पे पतली पतली शीट्स होती है, रेक्टेंगुलर शीट्स होती हैं, कई सारी शीट्स को जोड़ा गया होता है यहाँ पे, लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेटेड क्यों, लैमिनेटेड कैसे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि आपस में इनके अंदर करंट फ्लो ना हो, क्योंकि अगर इनके अंदर करंट फ्लो होगा तो एडी करंट आ जाता है, जिससे हीट का लॉस होता है, क्योंकि मटेरियल बल्क हो जाता है ना, हीट का लॉस होगा यहाँ पे, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल यूज होती है। जो कॉइल होती है वो इन कोर के ऊपर लपेटी गई होती है। देखो जैसे ऐसे एक कॉइल ये लपेट रहा हूं मैं, बाउंड की हुई है ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने एक ही टर्न बनाया, आप कई सारे टर्न बना सकते हो। एक कॉइल ऐसी भी उसे यहां पे होती है, लाइक दिस। तो आपने देखा ऐसे कॉइल को लपेटा गया होता है, एक यहाँ पे लपेटी गई होती है, दूसरी यहाँ पे लपेटी गई होती है कॉइल। अब वो कॉइल जो ऑलरेडी सोर्स के साथ कनेक्ट की गई होती है, वो कॉइल जो सोर्स के साथ कनेक्ट की गई होती है,
ये मान लो ये हमारे घर में ट्रांसफार्मर है और जो पोल से वायर आ रही है, तो पोल से जो आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है ना, वो ये है जिसको हमने सोर्स के साथ जोड़ा गया होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। तो ये वाली है प्राइमरी कॉइल। कैसे पता लगता है कौन सी प्राइमरी कॉइल कौन सी सेकेंडरी? वो कॉइल जो सोर्स ऑफ करंट के साथ लगाई गई है, ज्वाइंट की गई है, प्राइमरी कॉइल। दूसरी होगी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल है जो सोर्स के साथ नहीं है, वो अंदर हमारे घर के बाकी जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसके साथ वो आगे कहीं जोड़ी गई होगी, सो ऑन। ये सोर्स के साथ, ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी कॉइल जो हम, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो ट्रांसफार्मर जो हम घर में यूज करते हैं, बेसिकली स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होते हैं उसके फ्यू टर्न्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे एक ही टर्न ऐसे शो किया, यहाँ पे थोड़े ज्यादा टर्न शो कर दिए। अब वो क्यों ऐसा होता है? स्टेप अप में हमेशा प्राइमरी में कम टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल हमें आउटपुट देगी, तो ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा क्यों, ये हम बाद में मैथमेटिकली भी शो करेंगे। फॉर द मोमेंट ऐसे बस आपको समझना है, अगर ज्यादा आउटपुट चाहिए, ज्यादा टर्न्स होने चाहिए सेकेंडरी कॉइल में। बट अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, उस केस में हमें ज्यादा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। देन इन दैट केस प्राइमरी में ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। ओके, तो ये चीज मैंने आपको इसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन बता दी क्या है। ये शीट्स होती हैं, लैमिनेटेड शीट्स, उनके ऊपर कॉइल्स को लपेटा गया होता है। चलिए अब इसकी थ्योरी शुरू करते हैं। I'll start with the theory। छोटी सी थ्योरी, ज्यादा नहीं है इसकी। यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी स्पेस है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही सोर्स से ईएमएफ आती है, सोर्स से आती है ना, ये प्राइमरी सोर्स से आएगी, तो मान लो, लेट कर लो, यहाँ पे लेट किया जाएगा, अभी लेट कर लेते हैं EP is the EMF which is associated with the primary coil। EP कहां पे है? EMF in the primary coil, primary coil। ओके, और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स भी यहाँ पे हैं, तो NP मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, दो चीजें हमने लेट कर ली, प्राइमरी कॉइल। चलिए, उसी तरह अब देखो होता क्या है। अब जैसे ही ये आगे हमारी प्राइमरी कॉइल, जैसे ही प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ आएगी, करंट आएगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू होती है। देखो फ्लक्स आएगी, फ्लक्स निकलती है। तो पहले शुरुआत कहां पे होती है फ्लक्स की? प्राइमरी कॉइल में। सो मान ले कि जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, d∅/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। d∅/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये किस में हो रहा है? इस प्राइमरी कॉइल में। और हमें पता है कि जो ईएमएफ होती है वो होती भी किसके इक्वल है? -NP d∅/dt। फॉर्मूला होता है ईएमएफ का d∅/dt, बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स NP है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि हर एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स बनेगी, और फ्लक्स रीच कहां पे करेगी? फ्लक्स बनती बनती मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में एंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में अपनी एक खुद की ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। फ्लक्स बनती है यहाँ पे, फ्लक्स बनती बनती मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी, सेकेंडरी कॉइल में एंटर करेगी। सेकेंडरी कॉइल में एंटर करेगी तो चेंज होगा, पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, जो भी, बट होती रहेगी चेंज। सो ES मान लेते हैं, ES is the EMF induced in the secondary coil, and EMF is equals to in the secondary coil किसके इक्वल होगी? -NS d∅/dt, d∅/dt। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया।
इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को हम कर देते हैं डिवाइड। लेट्स डिवाइड दीज इक्वेशंस। सो यहां पे आ जाते हैं डिवाइड करने के लिए। डिवाइड 1, और पहले 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2 बाय 1, सेकेंडरी को उससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या आता है आपके पास, ई एस डिवाइड बाय ई पी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी फाइव डी टी कैंसिल होगा, हमारे पास बचता क्या है, एन एस अपॉन एन पी। नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रेशियो होती है, इस रेशियो को एक कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के क्या होता है, के इज ए कांस्टेंट, और इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है। चलिए अब इस रेशियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट, मैं अभी शीट थोड़ा सा चेंज कर लूं। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हम थे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या रेशियो मिली है, ई एस अपॉन ई पी। ई एस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, ई एस अपॉन ई पी equals to ns upon np, which is the transformation ratio k। अब इस रेशियो से क्या पता लगता है, देखिए अगर हम स्टेप अप की बात करें, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, उसमें क्या होता है, ई एस जो होता है वो ग्रेटर देन ई पी होता है स्टेप अप में, क्योंकि हमें स्टेप अप है, सेकेंडरी में आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो ई एस इज ग्रेटर देन ई पी। सो उसकी वजह से देयरफॉर जो हमारा के होता है वो स्टेप अप में हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। सो हेंस हम कह सकते हैं कि एन एस ग्रेटर देन एन पी। तो ये हमें कंडीशन मिल गई। आप ऐसे भी कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई एस एन एस, मतलब जितने सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे उतनी आउटपुट ज्यादा होगी, और यहाँ पे भी हमने वही शो किया। स्टेप अप में ईएमएफ ज्यादा होनी चाहिए ईपी से, तो रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होती है। हेंस हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन में इसका उल्टा होता है। इन स्टेप डाउन ईपी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ईएस के, तो वहां पे क्या होता है, रेशियो हमेशा लेस देन 1 आती है स्टेप डाउन में। हेंस कह सकते हैं कि एन पी ग्रेटर देन एन एस होता है। मैंने एन छोटा बड़ा ले लिया गलती से, आप छोटा ही लिख सकते हो, बस नंबर आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अपने। अब देखिए, अब कौन सा ट्रांसफॉर्मर कितना अच्छा होता है वो कैसे पता लगता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर बेटर है, तो वो उसकी बेटरनेस, उसकी क्वालिटी वो पता लगती है उसकी एफिशिएंसी से। अब एक छोटी सी टर्म है वो सीख लेते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी से पता लगता है ट्रांसफॉर्मर की क्वालिटी, इसको नोट किया जाता है नीटा से। इट इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल सी बात है, जिसकी आउटपुट अच्छी होगी, ठीक है, वो अच्छा माना जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। पावर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई, बट यहाँ पे V कौन सा ले रहे हैं, वोल्टेज, ईएमएफ ले रहे हैं एनर्जी, इंटू आई एस अपॉन ई पी अपॉन आई पी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। सो बेस्ट जो होता है, जिस भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी
वो उतना अच्छा कहलाया जाएगा। बट हमें ये याद रखना चाहिए 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक आइडियल ट्रांसफार्मर की होगी 100% एफिशिएंसी। ठीक है, ये याद रखना। सो नॉर्मली जो एफिशिएंसी होती है नॉर्मल केसेस में जो हम घर में यूज करते हैं या कहीं भी अच्छा कोई यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी जो होती है ऑफ ट्रांसफार्मर वो 90 टू 99% के बीच में होती है, बट कभी 100% नहीं होती। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज फ्रॉम 90 टू 99% कह लो, बट 100 नहीं। सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर अगर होगा, दैट वी नो एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ही 100% होती है, अदरवाइज 100% किसी की नहीं होती है। हमारे पास जो होता है 99%। अब वो ऐसा क्यों, हमें क्यों 100% रिजल्ट नहीं मिलता? दैट इज बिकॉज ऑफ सम एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेज होते हैं। अब वो कौन कौन से एनर्जी लॉसेज होते हैं वो आज का हम लास्ट डिस्कस करेंगे। देन ट्रांसफार्मर की यूज आप देख लेना, वो खुद आपको भी पता होंगे कि टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, स्टेप डाउन वेल्डिंग पर्पज के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, वो खुद थियोरेटिकल है, वो आपको पता ही है कहाँ यूज होता है। बस हम जो डिस्कस करेंगे इट इज दी एनर्जी लॉसेज। क्यों हमें 100% नहीं मिल पाती, क्यों 90 टू 99% मिलती है? बिकॉज ऑफ लॉसेज। वो लॉसेज कौन कौन से हैं उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो थोड़ा वेट कर लो, मैं लॉसेज निकाल लूं। ओके, सो ये तो हमने जो भी पढ़ा क्या होता है, और ये सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने आपको बता दिया वो सारा सेम ही है। इसके आगे हम लेके जाते हैं, लॉसेस शुरू करते हैं। तो स्टेप अप का भी मैंने आपको बता दिया। स्टेप अप में के विच इज रेशो वो ग्रेटर देन 1 होती है, स्टेप डाउन में के इज लेस देन 1। ओके, एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं? पहला एनर्जी लॉस होता है कॉपर लॉस। वी नो हमारी जो कॉइल्स होती हैं, सेकेंडरी कॉइल हो चाहे प्राइमरी कॉइल हो, वो कॉपर की कॉइल होती है कॉइल। और हर एक कॉपर एक मटेरियल ही है ना, और हर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। सो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर हीट प्रोड्यूस होती है, चाहे स्मॉल हो बट प्रोड्यूस तो होती है। सो ड्यू टू दैट रीजन एनर्जी लॉस होता है। सो इसका एक तरीका कि मिनिमाइज कैसे करें, कभी भी याद रखो कि बिल्कुल रिड्यूस तो हम कर ही नहीं सकते ना कि जीरो हो जाए, हाँ, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉपर होती है वो थोड़ी थिक यूज की जाती है, जो कॉपर वायर। जितनी मोटी वायर यूज की जाएगी, आपको पता है कि मोटी वायर होना मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उससे थोड़ी मिनिमाइजेशन हो सकती है, बट बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकती। सो देयर आर ऑलवेज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द केस ऑफ कॉपर वायर। अगला लॉस होता है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। सो हमेशा क्या होता है, कुछ फ्लक्स की लीकेज हो जाती है। फ्लक्स की लीकेज, जब फ्लक्स तो पानी नहीं है, ये लीकेज का क्या फंडा है? तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं कि फ्लक्स की लीकेज क्या होती है। इसमें पेन देखिए, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे स्पेस है तो थोड़ी सी देखो, ऐसे है ना, एक प्राइमरी कॉइल ऐसे है, एक सेकेंडरी कॉइल ऐसे है, ठीक है। ऐसे हमारी कॉइल्स हैं। जो फ्लक्स बनती है ना, फ्लक्स हमारी बन रही है ऐसे ऐसे, ये सारी जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी लाइन इसमें ही एंटर करें। हो सकता है कोई लाइन एस्केप हो जाए, इधर भी तो ऐसे निकलनी है फील्ड। तो सारी की सारी फ्लक्स जो होती है
वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लक्स का लॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो सारी की सारी यूज में नहीं आ रही, तो ये है हमारा फ्लक्स लॉस। फ्लक्स की लीकेज हो जाती है, यही आपको वहां पे सेंटेंस में बताया जा रहा है। लेट मी शो यू अगेन, रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज वेस्टेड। कपलिंग जो होती है वो, क्योंकि थोड़ी स्पेस उनके बीच में जरूर होती है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारी की सारी जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, सेकेंडरी में एंटर कर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि उसको एक दूसरे के ऊपर लपेटना शुरू कर दो, उसको एक दूसरे के ऊपर लपेट सकते हैं, इससे मिनिमाइज हो सकती है, बट बिल्कुल खत्म फ्लक्स की लीकेज नहीं बिल्कुल मतलब स्टॉप नहीं कर सकते, थोड़ी मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। ओके, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट में आपको पहले भी एक क्लास में बता चुका हूं कि जब भी एक सॉलिड सब्सटेंस में से फ्लक्स पास होती है तो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब वो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं तो सर्कुलर फॉर्म में आते हैं, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड कोर नहीं लेते, हम सॉलिड को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल शीट्स में, और उन शीट्स को लैमिनेट करके एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आप देखो कि सॉलिड में एक सिंगल बॉडी है, बट लैमिनेटेड कोर अलग अलग पीसीज को ज्वाइन करके बल्क पीस बनाया गया है, और हर एक पीस एक दूसरे से जो अगर कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में लैमिनेशन है, तो जिसकी वजह से जो अगर करंट प्रोड्यूस होता है वो आगे पास नहीं हो पाता टू द नेक्स्ट शीट। तो इसीलिए हम जो उनका करंट का पाथ है वो ब्रेक कर देते हैं, तो स्मॉल स्मॉल हर एक में फ्लो होता रहता है, बट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए हीट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। फिर एक आता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस इसमें क्या होता है, ये अक्सर देखा जाता है कि हमारा जो करंट जा रहा है वो एसी है, एसी में जा रहा है, एसी की फॉर्म में जा रहा है बेसिकली कॉइल में। तो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो समटाइम्स इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, क्योंकि एसी है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कभी मैग्नेटाइज हो जाता है, कभी डीमैग्नेटाइज, कभी मैग्नेटाइज, कभी डीमैग्नेटाइज। बड़ा ये फ्रीक्वेंट होता है, काफी फास्ट होता है, तो इसकी वजह से भी हमारा हिस्टेरिसिस लॉस बोला जाता है इसे। व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? व्हेन द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन अकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली, बड़ा फास्ट फास्ट होता है, कभी उसे मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया, उसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर मटेरियल अच्छा चूज कर ले जो इतना फास्ट मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ना हो। और लास्ट है हमारा लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कोर, जिसको हम हमिंग लॉस भी कहते हैं। आप कभी भी ट्रांसफार्मर के पास जाना, एक साउंड आती रहती है ऐसी, हमिंग नॉइस बोला जाता है। सो ये भी क्या होता है कि जब हमारे अल्टरनेटिंग करंट उस कॉइल में एंटर कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उस वाइब्रेशन से नॉइज क्रिएट होती है, उसे हमिंग नॉइस बोला जाता है, हमिंग नॉइस। आल्दो कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है वो थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी दे देती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है कॉइल्स के बीच में, सो वाइब्रेशन जो आती है ना कोर में, उससे साउंड निकलती है, विच इज आल्सो द फॉर्म ऑफ द लॉस। सो ये कुछ तरह के लॉसेस हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमें 100% नहीं मिलती, हमेशा कम ही मिलती है। तो दिस वाज अबाउट द ट्रांसफार्मर। तो टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर खत्म हो चुका है, और मैंने आपको बोला था वो पावर आपने खुद कर लेना है। दो मैंने आपको बता दिए थे, रेजिस्टर की और इंडक्टर की, कैपेसिटर और एलसीआर का आपने खुद देखना है, क्योंकि स्टेप सेम ही है। अगर नहीं होंगे तो मुझे बच्चे बता देना, मैं फिर उससे कभी किसी क्लास में डिस्कस कर लूंगा।
दूसरा जो मैंने आपको दिया, मैंने दो टॉपिक दिए, एक तो आपको पावर, दूसरा था जनरेटर। जनरेटर भी आपने 10th में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं जो आपका होमवर्क है, और अगर ये आपने कर लिए तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट क्लास जो मे बी 30th को होगी, हम आगे शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो 2 दिन ही लेगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस ले लूं और क्लास को ओवर कर दूं। कुछ चैट में आया हुआ, लेट मी चेक सर। अब ये अननाउन सेंडर है, शी सेइंग कि अटेंडेंस लगा दो बेटा, बट मुझे पता नहीं चला कौन था ये। तो जो भी था एक मैसेज डाल देना ग्रुप में, मुझे कोई अटेंडेंस के लिए बोल के गया हुआ है, आई डोंट नो हु इज दिस, क्योंकि उसका नाम नहीं आ रहा। सो अटेंडेंस इज ओवर, सिर्फ 11 बच्चे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे, और जिसको कुछ प्रॉब्लम आएगी पावर वाले टॉपिक में जो मैंने आपको दिया है, और ये भी बता दूं कि पावर इन दी कैपेसिटर फाइंड करनी है, वो 0 ही आएगी। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर 0 आती है, ठीक है, वो देख लेना। और जनरेटर आपका होमवर्क है। गुड बाय, आप लीव कर सकते हो क्लास को। क्लास इज ओवर नाउ।